गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। जैसा कि नरेशन का 2 पार्ट आपके पास ऑलरेडी अपलोड होके पहुंच चुका है। एक था आपका है ना नॉर्मल, जो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच था, और एक गया था दूसरा पार्ट में, वो था नरेशन बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड सेंटेंस। और आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो नरेशन बेस्ड ऑन इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा, और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सेंटेंस भी रहेगा, है ना। लेकिन चैनल अच्छा लग रहा है तो बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं आप, है ना। जितने लोग कम से कम व्यू करते हैं लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। एक से बढ़ के एक चीज़ सीखने को मिलने का आपको, ठीक है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं, नरेशन बेस्ड ऑन इम्परेटिव सेंटेंस। आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं। कहता है नरेशन बेस्ड ऑन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आपका आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है आपका आदेशात्मक वाक्य, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस से प्राय यानी क्या, ऑर्डर मीन्स आदेश होता है, कमांड मीन्स भी आदेश के सेंस में होता है, निर्देश करना। एडवाइस मीन्स सलाह होता है, और रिक्वेस्ट मीन्स क्या, विनती, आरजू, ठीक है, ये होता है रिक्वेस्ट करना। कहता है अब जो है कि नरेशन हम लोग सीखेंगे क्या, रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसका, इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें। स्टेप फर्स्ट कहता है आपका डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार, यानी सेंटेंस जो अलाउ कर रहा है, सेंटेंस जो डिमांड कर रहा है उसके सेंस के अनुसार टेल लगा सकते हैं, आस्क लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, कमांड लगा सकते हैं, वार्न लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, सजेस्ट लगा सकते हैं, एडवाइस। टेल मीन्स तो जानते ही कहना, आस्क मीन्स भी कहना होता है, ऐसा नहीं कि पूछना होता है, ठीक है। ऑर्डर मीन्स आदेश, कमांड मीन्स निर्देश, वार्न मीन्स चेतावनी जिसको बोलते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट मीन्स विनती बोलते हैं, अनुरोध करना जिसको बोलते हैं, सजेस्ट का मतलब सलाह देना, एडवाइस का मतलब भी सलाह देना होता है। स्टेप 2 कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, ये मेन पॉइंट है, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। यानी डायरेक्ट स्पीच जब बना रहे हैं आप इम्परेटिव सेंटेंस का, तो उसमें ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस का सेंटेंस हो और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो आपको अपने मन से हर हालत में उसमें अप्लाई करना है। स्टेप 3 कहता है यदि सेंटेंस में प्लीज काइंडली दिया हुआ रहे, जैसे प्लीज हेल्प मी, तो काइंडली हेल्प मी, ती दोनों वर्ड का प्रयोग नहीं करना है इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय। आदि शब्दों को क्या कर दें, रिमूव कर दें। नेक्स्ट है स्टेप 4, इन्वर्टेड कॉमास को टू या नोट टू, यानी पॉजिटिव इम्परेटिव रहेगा तो टू का प्रयोग कर देंगे, निगेटिव इम्परेटिव रहेगा तो नोट टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियरेंस मिलता है। नोट कीजिए, अच्छा लग रहा हो चैनल को तो लाइक जरूर कीजिए। आप लोग सब लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा एक गिलास पानी लाओ। कैसे समझेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो आप एक पॉइंट नोट कर लिए माइंड में, है ना, कि इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ना वो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है हमेशा, जो रहेगा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। ये ब्रिंग क्या है आपका, मेन वर्ब है। ब्रिंग क्या है, मेन वर्ब। स्विच ऑफ क्या है, मेन वर्ब। टेक क्या है, मेन वर्ब। बाय क्या है, मेन वर्ब। फायर क्या है, मेन वर्ब। यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट रहता है। आप खुद समझ जाएंगे कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए सबसे पहला कहता है जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब वो सेंस के अनुसार ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, कहा यानी आस्क्ड भी कह सकते हैं, नहीं तो फिर आप टोल्ड भी कह सकते हैं, है ना। ही ऑर्डर्ड, आस्क्ड, टोल्ड। यहाँ पे आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तब तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। कोई सा भी ऑपरेट, ज़्यादातर भाटी योर नेम पूछता है तो क्या बोलते हैं, माई नेम इज, तो मी कीजिए तो हो गया ही ऑर्डर्ड, आस्क्ड या टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए जी। इंपरेटिव सेंटेंस में लास्ट पॉइंट देखिए क्या था, इन्वर्टेड कॉमा के लिए पॉजिटिव इंपरेटिव है तो टू करना है, निगेटिव इंपरेटिव रहता तो नोट टू करना है। निगेटिव थोड़ी देर में करवाएंगे, अभी चल रहा है पॉजिटिव। तो ही ऑर्डर्ड या आस्क्ड, टोल्ड मी टू, अब क्या है, सेम सेंटेंस नोट कर दीजिए, कोई चेंज नहीं होगा डियर स्टूडेंट।
है ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी इसमें वहीं तक काम है थोड़ा सा समझने का। फिर देखिए नेक्स्ट आता है ही सेड समीर, कॉमा दिया हुआ है। कभी कभी जो रहता है ना आपका ऑब्जेक्ट जो हाइड रहता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, उधर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब भी रहेगा ना तो कॉमा से रिलेटेड रहेगा, तो इसको समझ लीजिए कि इसी का ऑब्जेक्ट है। इसको समझ लेना है आपको कि इसी का ऑब्जेक्ट है। तो देख लेते हैं ही स्विच ऑफ द टीवी में भी आप क्या कर सकते हैं, है ना, टोल्ड कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, इसमें आस्क्ड भी कर सकते हैं, है ना। किसके, समीर, ऑब्जेक्ट तो देना ही देना है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले पॉजिटिव इंपरेटिव है तो टू करना है। बच गया क्या, रिमेनिंग पार्ट नोट कर दीजिए, स्विच ऑफ द टीवी। इस प्रकार से ये हो गया। नेक्स्ट देखिए द डॉक्टर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या कर रहा है, टेक मेडिसिन इन टाइम, दवाई जो है समय पे लिया कीजिए। तो डॉक्टर क्या करता है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही, यहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, एडवाइज करता है, सलाह देता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, क्योंकि पॉजिटिव इंपरेटिव है। रिमेनिंग पार्ट नोट कर दीजिए, ये और भी आसान है, टेक मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट विनीत सेड टू हिज फादर प्लीज़, आपको बोला जाता है ना, प्लीज रहे तो सेंटेंस में रिमूव कर देना है, कोई यूज नहीं, सिर्फ सेंस देना है। काइंडली रहे तो सेंटेंस से रिमूव कर देंगे, सिर्फ उसका सेंस देना है। प्लीज और काइंडली रहे तो सबसे अच्छा सेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्लीज आप कब बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा बीनीथ रिक्वेस्टेड, फिर क्या ऑब्जेक्ट है, हिज फादर, बीनीथ रिक्वेस्टेड हिज फादर, है ना। इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, प्लीज का कोई प्रयोग नहीं करना है। काइंडली भी रहता तो उसका भी कोई प्रयोग नहीं करना था। टू, बाय का बाय होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पर्सन आ गया, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो बीनीथ के लिए ही है तो आई का मी, तो ही का हिम हो जाएगा, बाईसाइकिल हो जाएगा। हमको लग रहा है कि समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका जरूर अच्छा आएगा, है ना। नेक्स्ट करता है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस, कैप्टन क्या करता है जी, है ना, वहाँ डिफेंस में जाइएगा तो वहाँ पे ऑर्डर को ही क्या बोला जाता है, कमांड बोला जाता है। तो कैप्टन हो गया, द कैप्टन कमांडेड, फिर किसको, द सोल्जर्स, इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट नोट कर दीजिए, फायर एट वंस। हमको लगता है समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, समझ गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। हम जानते हैं कि व्यू अगर 150 है तो लाइक 15 आ रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो भी देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिए, है ना। इससे हम लोग का थोड़ा सा लगता है कि वीडियो में जो मेहनत किया गया है वो सार्थक गया है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट कुछ और पॉइंट से क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए काइंड लगा हुआ है, तो काइंडली और जब प्लीज रहे तो रिक्वेस्ट डायरेक्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग भर। तो सी सेड टू के लिए क्या हो जाएगा, प्लीज और काइंडली रहे तो रिक्वेस्टेड, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, टू, काइंडली रहे प्लीज रहे सेंटेंस में तो उसका कोई यूज नहीं करना है। गिव का क्या हो जाएगा, गिव, यहाँ पे जब पर्सन रहे तो थोड़ा सा चाहिए, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम लोग सीखे होंगे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज, NOC का मतलब नो चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट। तो गिव मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई का मी तो सी का हर हो जाएगा, सम मनी का सब मनी। अच्छे से समझ रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। फिर देखिए द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग को एडवाइज़ करेंगे। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में टू होता है, टेक केयर ऑफ योर कौन सा पर्सन डियर स्टूडेंट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू का योर तो मी का माई हो जाएगा, हेल्थ का हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए दे सेड टू मी, प्लीज आ गया, प्लीज आ गया तो क्या होगा रिपोर्टिंग वर्ब, दे रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में टू,
प्लीज और काइंडली रहे तो सेंटेंस में उसका प्रयोग रिमूव कर देना है, रिमूव कर दिए। हेल्प का हेल्प हो जाएगा। अस कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बी का अस तो दे का देम होगा डियर स्टूडेंट। आइए लास्ट आपके क्लियरेंस के लिए है ना, थोड़ा सा और एग्जाम्पल में बढ़ा दिया हूँ। आइए द ओल्ड मैन के लिए क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन सेड टू, देख लीजिए यहाँ क्या कर रहा है, क्लोज द डोर, यानी ऑर्डर कर रहा है आपका। नौकर को ज़्यादातर ऑर्डर ही लोग करते हैं। द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, रिमेनिंग पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, क्लोज द डोर। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉजिटिव इंपरेटिव समाप्त। अब थोड़ा सा है ना इम्फैटिक इंपरेटिव चलेंगे, फिर निगेटिव इंपरेटिव। आइए देखते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, अभी तक इम्फैटिक पढ़ा था, भाई इम्फैटिक इंपरेटिव्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंस के पहले डू का प्रयोग वाक्य को जोरदार है ना इम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए वाक्य में प्रयुक्त डू को रिमूव कर दें। हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कम तो इम्फैटिक क्या बनाए थे उसका, डू कम। गो देयर, डू गो देयर। हैव पेशेंस, डू हैव पेशेंस। जब है ना जब दो दो वर्ब रहे तो समझ लीजिए, और ख़ास करके पहला जो रहे स्टार्टिंग डू से रहे तो समझ लीजिए कि ये इम्फैटिक इम्परेटिव्स है। जब डू से स्टार्ट रहे तो समझ लीजिए इम्फैटिक इम्परेटिव्स है, और जब इम्फैटिक इम्परेटिव रहता है तो उस सेंटेंस में केवल डू का प्रयोग नहीं करना है। ये सेंटेंस में सिर्फ इसका फॉर्मेलिटी रहता है इम्फैटिक बनाने के लिए। कल अवश्य आइए, एक बार इसे फिर से गाइए, है ना। धैर्य अवश्य रखिए, अवश्य धैर्य रखिए, जरूर धैर्य रखिए। जो भी इस सेंस में थोड़ा सा इम्पोर्स करता है आपको, है ना, पावर देता है, उसी को इम्फैटिक बोलते हैं, जोरदार बनाता है। तो समझ लिए हम लोग कि इम्फैटिक इम्परेटिव्स रहेगा जो कि दो दो वर्ब लगातार रहेगा। जहाँ दो वर्ब लगातार आ गया समझ लीजिए कि उसमें जो इम्परेटिव का वर्ड दिया हुआ है डू, उसका प्रयोग नहीं करना है। बाकी सब सेम उसी ढंग से चलेगा। ही कम टुमारो यानी रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ही रिक्वेस्टेड या आस्क्ड भी कह सकते हैं, है ना। मी का मी होगा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए पॉजिटिव है तो टू हो जाएगा। कम का है ना ये हो जाएगा आपका, है ना, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम। टुमारो का क्या करेंगे, है ना, टुमारो का जैसा हम लोग सीख चुके हैं द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है डू सिंग इट अगेन। फिर देखिए दो दो वर्ब, ये था, दोनों वर्ब है आपका, तो हो जाएगा ही सिंग इट अगेन। ये भी रिक्वेस्ट के सेंस में समझ लीजिए। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, सिंग इट अगेन है तो सिंग इट अगेन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डू है पेशेंस, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। समझना बहुत आसान है। जब दो वर्ब है और खासकर पहला रूप में डू है तो वो इम्परेटिव का काम कर रहा है, उसमें उसका प्रयोग नहीं करना है। आई सेड टू हर यानी आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा टू, रिमेनिंग पार्ट हैव पेशेंस। एक और देखिए डू वाला बताते हैं, लेकिन उसमें डू का प्रयोग करना है। आइए इसको नोट कीजिए जल्दी। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, कहता है जब डू का प्रयोग इम्फेसिस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इम्फेटिक का सेंटेंस पढ़ रहे थे, जैसे था डू कम टुमारो। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, रहेगा आपका दिया हुआ डू राइट मी ए लेटर, डू राइट मी ए लेटर। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। जब डू का प्रयोग इम्फेसिस के लिए ना होकर अन्य वर्ब्स के समान हो तब डू को रिमूव नहीं करना है। अभी तक तो इम्फेटिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब दो वर्ब रहेगा तो उसमें जो इम्फेटिक का काम कर रहा है ना, उसमें डू को रिमूव कर देते हैं। इसमें भी देखिए दो वर्ब है, इम्फेटिक का काम कर रहा है, इसमें भी उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन जब डू का प्रयोग इम्फेसिस के लिए ना होकर, यानी दो वर्ब लगातार नहीं है, इसमें देखिए डू तो है लेकिन इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, डू तो है लेकिन इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। जब दो दो वर्ब लगातार आ जाएगा, आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने स्टाइल में, है ना। ऐसे रूल तो आप समझ ही रहे, इम्फेटिक बना हुआ रहेगा तो आगे में डू लगता है, तो सर ये इम्फेटिक क्यों नहीं हो सकता है। यानी इम्फेटिक जो रहेगा वो आपका मेन वर्ब से स्टार्ट रहेगा और उसके पहले जब डू लगा हुआ रहेगा तो वो होगा इम्फेटिक, है ना। यहाँ तो देखिए डू है लेकिन उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा, तो इसमें डू को हटाना नहीं है। तो हो जाएगा ही सेड टू मी डू दिस एट वंस, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी,
इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, डू का डू, दिस का डैट, एट वंस। जब दो वर्ब नहीं रहेगा तो उसमें डू का प्रयोग करना है, और जब दो वर्ब रहेगा यानी खास करके डू आगे में, उसके बाद मेन वर्ब, तो उसमें डू को रिमूव कर देना है। समझ गए होंगे मेरे समझ से। नेक्स्ट सी सेड टू अस डू व्हाट एवर यू लाइक्ड, इसमें भी आस्क्ड कर सकते हैं। सी आस्क्ड अस इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, डू व्हाट एवर का व्हाट एवर, यू यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो बी यहाँ देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब नाउन वर्ब रहे तो उसको हर हालत में चेंज करना। लाइक है V1 तो V1 का V2, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। आइए अब निगेटिव इंपरेटिव की ओर चलते हैं। अगर ये समझ में नहीं आएगा टॉपिक तो आप हमको बता दीजिएगा कमेंट में, फिर से हम इसको ही कर देंगे। आइए डियर स्टूडेंट, निगेटिव इंपरेटिव्स आ गया है ना। अब देखते हैं, यदि इंपरेटिव सेंटेंस डोंट ऑटोमेटिक है, निगेटिव है तो डोंट से शुरू होगा, डजंट डिडंट नहीं होता है इंपरेटिव में, ठीक है। कहता है यदि इंपरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टू के बदले नोट टू, अभी बता रहा था मैं, है ना, कि पॉजिटिव इंपरेटिव रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू करना है आपको, और नेगेटिव इंपरेटिव रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए नोट टू दें, या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदलें, है ना। यानी फॉरबिड का मतलब भी होता है मना करना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आस्क्ड या टोल्ड कीजिएगा तब इन्वर्टेड कॉमा के लिए नोट टू दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आस्क्ड या टोल्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो नोट टू देना होगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, और यदि आप फॉरबिड दे रहे हैं तो फॉरबिड के साथ टू देना पड़ेगा, क्योंकि फॉरबिड ऑलरेडी निगेटिव सेंस दे रहा है, मना कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आस्क्ड या टोल्ड दे रहे हैं तो नोट टू होगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, और फॉरबिड दे रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू होगा। आइए दोनों एग्जाम्पल से बनाते हैं हम लोग। ही टोल्ड का टोल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो टोल्ड दिया हुआ है तो आस्क्ड ही कीजिए। ही आस्क्ड मी, जब आस्क्ड रहे तो क्या करना है, नोट टू, क्या करना है, नोट टू। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि निगेटिव है तो उसमें डोंट का प्रयोग नहीं करना है। ही आस्क्ड मी नोट टू, बच गया, रिमेनिंग पार्ट नोट कर दीजिए। सॉट इन द क्लास, यानी क्लास में मत चिल्लाओ। दूसरा देखते हैं हम लोग, ही, अब इससे बनाते हैं फॉरबिड से, तो ही फॉरबिड मी। अब फॉरबिड हो गया तो ध्यान रखिए, आस्क्ड या टोल्ड रहे तो नोट टू करना है, लेकिन फॉरबिड रहे तो टू करना है, इसमें भी डोंट का प्रयोग नहीं। ही फॉरबिड मी टू सॉट इन द, दोनों का सेंस यही निकला कि उसने मुझे वर्ग में चिल्लाने से, हल्ला करने से मना कर दिया। आइए नेक्स्ट, ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रन। हम बोलते हैं जब कॉमा से रिलेटेड रहेगा तो मानिए यही उसका ऑब्जेक्ट है, तो ही आस्क्ड, है ना, किसको, चिल्ड्रेन। डोंट है लगा हुआ तो निगेटिव इंपरेटिव है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए आस्क्ड के साथ नोट टू, बच गया क्या, मेक टू मच नॉइज। फॉरबिड से बना के देखते हैं डियर स्टूडेंट, ही फॉरबिड चिल्ड्रेन। अब फॉरबिड है, आस्क्ड है तो नोट टू, फॉरबिड है तो टू। बार बार इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप यहाँ पे रुकें और अपने आप को समझें, ठीक है। ही फॉरबिड चिल्ड्रेन टू, बच गया आपका मेक टू मच नॉइज डियर स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से इस वीडियो को यहाँ पे, है ना, मैं ड्रॉप करता हूँ। आगे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेंगे। अभी ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, और जो है आपका सेंटेंसेज बिगिनिंग विथ लेट है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को एक बार फिर से फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। अगर अभी तक आप नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।